गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ के लिए लेसन 3, इससे पूर्व लेसन फर्स्ट सेकंड आपको पढ़ाया जा चुका है। तो आइए देखते हैं क्लास फोर्थ के लिए लेसन 3। टॉपिक है आपका द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ माने होता उत्तर, यानी उत्तर का मैदानी भाग। इससे पूर्व आप सभी ने पढ़ा है नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में, यानी उत्तर का पर्वतीय भाग। तो उत्तर के पर्वतीय भाग में आपने देखा अपर हिमालय, मिडल हिमालय, लोअर हिमालय। अपर हिमालय में क्या कैसे है मैंने बताया था, मिडल हिमालय कैसे है आपका, लोअर हिमालय कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या वहाँ की स्थिति है, इसके बारे में आपने जाना। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो आपका पर्वत है उसको जाना। भारत का सबसे बड़ा पर्वत आपने जाना। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, यानी उत्तर का मैदानी भाग। तो थोड़ा देखिए, लाइन दिया गया है द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लार्ज। नॉर्दर्न मीन्स होता उत्तरी, उत्तरी, प्लेन्स माने मैदानी भाग, और लार्ज माने बड़ा, यानी उत्तर का मैदानी भाग का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो लार्ज है, बड़ी है। एंड फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स होता उपजाऊ, और उपजाऊ है इसका मतलब मिट्टी में उर्वरा शक्ति बड़ी ही अच्छी है। फ्लैट लैंड्स कैसे है, फ्लैट, फ्लैट माने चिपटी, समतल, फैली हुई, यानी नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बहुत ऊंचा नीचा नहीं है, लगभग फ्लैट लैंड्स है, लगभग वो समतल जमीन है। और कैसी है, फर्टाइल, यानी उपजाऊ है। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तर के मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक कृषि कार्य होता है, सबसे ज़्यादा फसलों की पैदावार, नाना प्रकार के अनाज पैदा होते। फ्लैट लैंड होने से एक चीज़ और जाहिर होती है कि हमारे यहाँ रोडवेज, रेलवेज भी सबसे अधिक है उत्तर के मैदानी भागों में। तो चैप्टर के हिसाब से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लार्ज एंड फर्टाइल फ्लैट लैंड्स। कैसी है, लार्ज है और फर्टाइल है और फ्लैट लैंड है, यानी उपजाऊ है, बड़ी है, और क्या है, समतल है। दे आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये जो माउंटेन आपका नॉर्दर्न उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके निचले भाग से यहाँ फैला हुआ है। दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट, यानी पंजाब से उत्तर पश्चिम भाग पंजाब पड़ता है आपका, मैप में जाएंगे इंडिया के उत्तर पश्चिम में, तो पंजाब से लेकर कहाँ तक है, वेस्ट टू आसाम, यानी इन द ईस्ट, यानी आसाम के ईस्ट, ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट माने पश्चिम, यानी पश्चिम उत्तर पंजाब से लेकर के आसाम पूर्व तक फैला है। स्ट्रेचिंग अबाउट 205 किलोमीटर इन लेंथ एंड 240 to 320 किलोमीटर इन ब्रेड्थ। यहाँ देखिए लाइन दिया गया है पंजाब टू आसाम। पंजाब है कहाँ, इंडिया के मैप में जाएंगे उत्तर पश्चिम का भाग है। पंजाब से लेकर के आसाम तक का भाग जो है आपका क्या कहलाता है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं इसके बारे में हम बताएंगे आपको। इसकी लंबाई कितनी बनती है, यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2500 किलोमीटर इन लेंथ, लेंथ माने लंबाई, 240 to 320 किलोमीटर इन ब्रेड्थ, यानी 240 से लेकर के 320 किलोमीटर चौड़ा भाग है। 240 से 320 दिया गया, मतलब कहीं पर 240 है और कहीं पर 320। अब इसके अंदर कौन कौन से हमारे स्टेट आते हैं इसको भी जानने का प्रयास करते हैं हम। दे कवर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, पंजाब कवर करता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड त्रिपुरा, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली लेते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश लेते हुए आपका वेस्ट बंगाल, बिहार लेते हुए आसाम तक का भाग, ये जो है आपका नॉर्दर्न प्लेन हिस्सा है। ठीक। मेनी रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। दीज रिवर्स कैरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रॉक्स एंड silt which get deposited in the valleys and plains. This silt deposited by the river is called alluvial soil which has made these plains fertile.
ये हमारी एरिया फर्टाइल क्यों है? क्योंकि बहुत सारी नदियां मैंने बताया था आपके नॉर्दर्न माउंटेन पॉड से निकलती हैं, अपने साथ वो बहुत सारे पहाड़ों के छोटे छोटे टुकड़े ला करके मैदानी भागों में जमा कर देती हैं। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा जो है बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। एक चीज़ और है, जनसंख्या यानी लोग भी ज़्यादा कहाँ रहते हैं? प्लेन्स एरिया में। उसका कारण मैंने बताया, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी ज़मीन का हिस्सा कृषि कार्य हेतु बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। साथ साथ रोडवेज और रेलवेज भी सबसे ज़्यादा है, यानी यातायात के साधन भी सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे अच्छी बात जो है, यहाँ का क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है ऐसी है कि लगभग हर फसल पैदा हो जाती है। इसलिए जनसंख्या का दबाव अर्थात लोगों का रहना इस नॉर्दर्न प्लेन मतलब दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम वाले भाग में बहुतायत में है। अब आइए देखते हैं रिवर बेसिन्स। मैंने रिवर के बारे में बताया कि बहुत सारी नदियां निकल करके इसी भागों से बहती हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उत्तरी मैदानी भागों में ही नदियां बहती हैं, ऐसा नहीं है। पठारों पर भी निकलने वाली नदियां हैं और आपके दक्षिण भारत में भी निकलने वाली नदियां हैं, लेकिन मैक्सिमम रिवर्स जो हैं इसी नॉर्दर्न प्लेन से फ्लो करती हैं, बहती हैं, इसलिए यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। देखिए रिवर बेसिन्स की बात करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर का मैदानी भाग, कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर्स बेसिन, 3 रिवर बेसिन है, अर्थात 3 नदियों से बना है। नंबर 1 दिया है द सतलज बेसिन, यहाँ मैंने बेसिन लिखा नहीं, समझ लीजिए, द सतलज बेसिन। अब सतलुज नदी से किन किन नदियों का उद्गम होता है और कौन कौन सी नदियाँ जुड़ती हैं, इससे आप इसमें पाएंगे टॉपिक में। दूसरा है द गंगा बेसिन, यानी गंगा का उद्गम होने के साथ गंगा से जुड़ी कितनी नदियाँ आती हैं। तीसरा दिया है द ब्रह्मपुत्रा, यानी ब्रह्मपुत्र, इससे कौन कौन सी नदियाँ जुड़ती हैं और कहाँ बहती हैं। तो आइए एक बार फिर देखते हैं द सतलज। सतलज बेसिन जो है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, यानी भारत के पश्चिमी भागों में, पश्चिम भाग समझ लीजिए, आपका गुजरात वाला भाग जो आता है दिल्ली से उधर वाला भाग, ये वेस्टर्न पार्ट आपका आता है। तो ये सतलज बेसिन जो है वेस्टर्न पार्ट यानी अर्थात भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के पश्चिमी भागों से जुड़ी ये सतलज बेसिन है। गंगा बेसिन क्या है, सेंट्रल नॉर्दर्न प्लेन, यानी सेंट्रल माने केंद्रीय, केंद्रीय माने मध्य का, नॉर्दर्न माने उत्तर का, प्लेन माने मैदानी भाग, अर्थात उत्तर के मध्य भाग मैदानी भागों से ये गंगा बेसिन से जुड़ी नदियां होती हैं, जिनमें हम लोग आते हैं, आपका प्रदेश आता है, आपका जिला आता है। आइए देखते हैं अगला, तीसरा क्या है, द ब्रह्मपुत्रा, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट अर्थात पूर्वी हिस्से में चली जाती है, पूर्वी हिस्से में से जुड़ती है। तो आइए रिवर बेसिन के बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। An area that is watered by a river or its tributaries, tributaries माने सहायक नदियाँ, यानी वह एरिया, वह क्षेत्र जो नदियों से सिंचित होता है या उसकी सहायक नदियों से ट्रिब्यूटरीज संचित होता है, इज कॉल्ड ए रिवर बेसिन, उसे रिवर बेसिन कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे रिवर बेसिन है क्या, तो आप हिंदी में समझ लीजिए पहले कि वह क्षेत्र जो नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित होता है, सिंचाई की जाती है, उसे रिवर बेसिन कहते हैं। इन इंग्लिश एन एरिया दैट इज वाटर्ड बाय ए रिवर ऑन इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ए रिवर बेसिन। ओके, द नॉर्दर्न प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर्स, मैंने बताया सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 नदियां हैं बच्चों, जिनकी सहायक नदियों से हमारे इस उत्तर भारत की सिंचाई होती है। सतलज बेसिन में देख लीजिए, सतलज बेसिन मैंने बताया आपका कौन कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, यानी पश्चिमी भाग है। द सतलज बेसिन लाइज इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। द सतलज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। ये बहुत बड़ी सहायक नदी है। इट्स ओरिजिनेट्स इन तिब्बत, चाइना एंड फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश टू इंटर पंजाब। ये हिमाचल प्रदेश से पश्चिम वाले भाग के सिरे से निकलती हुई चाइना के तिब्बत वाले भाग से फ्लो करती है, बहती है, हिमाचल प्रदेश टू इंटर पंजाब, फिर हिमाचल से पंजाब में इंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। द बीज रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज।
ये जो बीज रिवर है ये जो है मेन ट्रिब्यूटरी है। गंगा की बात करेंगे हम, जो सेंट्रल नॉर्दर्न प्लेन में आती है उसके बारे में थोड़ा समझिए। द गंगा बेसिन लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। द गंगा द मेन रिवर ओरिजिनेट्स एज भागीरथी from the Gangotri glacier as it flows down the slope of the Himalayas mountain. It is joined by Alaknanda and the Ganga begins at the confluence of Bhagirathi and Alaknanda rivers of देवप्रयाग। देखिए गंगा नदी जो निकलती है सेंट्रल पार्ट से निकलती है, यानी मध्य भारत से निकलती हुई हमारे यहाँ जा कर के आगे इनका कई नाम है, पद्मा नाम है आगे, फिर बंगाल के साइड चले जाएंगे तो वहाँ थोड़ा नाम बदल जाता है, भागीरथी भी कही जाती हैं। इस तरह से इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। द मेजर स्टेट इन द गंगा बेसिन आर उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये उत्तर प्रदेश को सिंचित करती हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। मेन जो स्टेट्स आते हैं इनमें कौन कौन से हो गए, बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। अगला हम बात करते हैं द ब्रह्मपुत्र, जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट की बात करते हैं हम, इसमें देख लेते हैं। द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइक द रिवर सतलुज। द ब्रह्मपुत्र हैज इट्स ओरिजिन इन तिब्बत, चाइना, वेयर इट इज कॉल्ड द सांगू रिवर। इट इंटर्स इन इंडिया एंड फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम एंड देन इंटर्स इनटू बांग्लादेश। ये भी अरुणाचल प्रदेश आसाम होते हुए जाकर के बांग्लादेश में मिल जाती है। इट ज्वाइंस द गंगा पद्मा, ये बाद में जा करके गंगा से मिल जाती है, वहाँ नाम बदल करके पद्मा हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, पद्मा। और सबसे ज़्यादा बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। डेल्टा पढ़ाया जाएगा आपको, आएंगे आप लोग तो कायदे से। In the world's biggest delta called the Sundarban Delta, these river discharge into the Bay of Bengal। ये सारी नदियाँ फिर जा करके बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इस तरह से 3 नदियों की बेसिन है जो उत्तर के मैदानी भागों को, बड़े भूभाग को सींचती है। आपका एक सतलज हो गया जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, दूसरा गंगा हो गया, तीसरा ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक, अब लाइफ कैसा होगा, हेडिंग देखिए, लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी जनजीवन कैसा होगा, लोगों का रहन सहन कैसा होगा, लोग खाते क्या होंगे किस तरह से, और लोगों के लिए मुख्य व्यवसाय क्या होगा। तो आइए देखते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। थिकली माने, थिक माने होता घना, पॉपुलेटेड माने जनसंख्या वाला, अर्थात उत्तर का मैदानी भाग जो है एक विशाल जनसंख्या वाला भाग है। विद एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज, जिसमें प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या मिलता है, वाटर रिसोर्सेज, यानी पानी का स्रोत जो है बहुत अधिक मात्रा मिलता है। विद रोडवेज एंड रेलवेज, और रोडवेज और रेलवेज भी यहाँ पर बहुत अधिक है। क्यों ऐसा है, मैंने बताया आपका मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ आसानी से रोडवेज रेलवेज बनाए जा सकते हैं। जबकि माउंटेन रेंज पर हम जाएंगे, पर्वतीय भाग में जाएंगे, या डिजर्टेड एरिया में जाएंगे, या कोस्टल एरिया में जाएंगे, तो इतना आसान हमारे लिए होगा नहीं। तो अगर हम लाइफ की बात करें तो मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। प्लेन एरिया में, उत्तर के मैदानी भागों में मेन उनका ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर अर्थात कृषि। Agriculture is the main occupation of people living in the northern plains. They grow different crops such as wheat, गेहूँ पैदा करते हैं बहुत ज़्यादा, शुगर केन, गन्ना भी पैदा करते हैं, राइस, चावल पैदा करते हैं, पल्सेस, दालों को पैदा करते हैं नाना प्रकार की, वेजिटेबल्स, बहुत सारे प्रकार की सब्जियों को पैदा करते हैं, एंड फ्रूट्स, और फल पैदा करते हैं। मतलब फल, सब्जी, दालें और अनाज सब कुछ पैदा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जनसंख्या वाला भाग होने के साथ साथ यह अन्य स्टेट को भी खाद्यान्न प्रदान करता है, गेहूं चावल देता है। इसलिए यह जो क्षेत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी हैं, यानी औद्योगिक कारखाने, कल कारखाने भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम खेती ही करते हैं, बहुत सारे कारखाने हैं। और
कुछ मेजर चीज़ें हैं जो यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे ताजमहल है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और क्या चीज़ प्रसिद्ध है? गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, ये कहाँ है? पंजाब में है। कुरुक्षेत्र भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है, ये कहाँ है? हरियाणा में है, जहाँ पर पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था, ऐसा माना जाता है। फतेहपुर सीकरी, ये भी बहुत फेमस स्थान है, ये उत्तर प्रदेश में है। लोटस टेम्पल, बिरला मंदिर, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बोध गया जो बिहार में, ये भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट सैलानी लोग आते हैं घूमने के लिए। इस तरह से सैलानियों के आने के साथ साथ यहाँ आय का स्रोत भी बढ़ जाता है। देखिए यहाँ हाउस कैसे बने होंगे। हाउस दो प्रकार के बनते हैं यहाँ पर, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है? गाँव में मैक्सिमम मिलता है, और पक्का हाउस मैक्सिमम मार्केट्स में, टाउन्स में और सिटीज़ में मिलता है। इस तरह से आसाम की अगर हम बात करें, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र में आता है, तो आसाम में थोड़ा हट करके है। यहाँ कच्चा हाउस पक्का हाउस से हट करके है। क्या है? इन आसाम पीपल बिल्ड वुडन हाउसेस, यहाँ लकड़ी का घर बनाते हैं भैया। क्यों ऐसा होता है? मर्सी एरिया है, दलदली एरिया है, ऑन सिल्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लड्स इन दीज एरियाज। मर्सी एरिया मैंने बताया, यहाँ पर बाढ़ बहुत आती है। कच्चा घर बनाएंगे तो भी गिरने की संभावना बहुत बड़ी रहती है, पक्का बनाएंगे तो भी बहुत संभावनाएं बनी रहती है। इस तरह से आसाम की बात करें तो ये वुडन यानी लकड़ी के बनाते हैं, क्योंकि लकड़ी गिरने और बहने के साथ ही अपनी सिक्योरिटी भी कर लेते हैं उसी पर बैठ करके। अपने घर पर कभी पानी में तैर भी लेते हैं। अगर घर गिर गया, किसी कारण बाढ़ आ गई, तो उन घर की लकड़ियों से अपने नाव का भी काम कर लेते हैं। साथ साथ इनको दब करके मरने का या जोखिम लेने का खतरा कम हो जाता है। इस तरह से यहाँ की लाइफ है। और लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज जैसे पंजाब है, आपके नॉर्दर्न प्लेन, तो वहाँ पंजाबी बोली जाती है। हरियाणा में मैक्सिमम हिंदी बोली जाती है या हरियाणवी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में तो इंग्लिश और हिंदी यानी मेन हिंदी आपकी बोली जाती है। दिल्ली में जो डेवलप्ड लोग हैं, विकसित लोग हैं, संपन्न लोग हैं, हिंदी के साथ इंग्लिश भी ज़्यादा बोलते हैं। इस तरह से उर्दू, पंजाबी और बिहार में आपका बिहारी, भोजपुरी, मगधी भाषा बोलते हैं। आसाम में लोग आसामी भाषा बोलते हैं। त्रिपुरा का भी कुछ क्षेत्र इसमें जुड़ा हुआ है, तो वहाँ भी बोलते हैं कुछ लोग अपनी भाषा। मणिपुरी भाषा है। ये सारी चीज़ें हैं इस लेसन से इंक्लूडेड। इस तरह से एक बार पुनः रिवीजन करने के साथ हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। आप पढ़ रहे थे बच्चों नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, जो क्या है बहुत लंबा है, बहुत उपजाऊ है, समतल जमीन वाला है, जो पंजाब, पश्चिम से पंजाब से लेकर के पूर्व आसाम तक फैला है, जिसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर, चौड़ाई है 240 से लेकर 320 किलोमीटर। इस तरह से 3 नदियों का ये क्षेत्र बनता है, जिनमें सतलज है वेस्टर्न पार्ट में बहती हैं, गंगा जो है सेंट्रल पार्ट में बहती है, इनकी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज हैं, और ब्रह्मपुत्रा जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में बहती है। इस तरह से यहाँ का जनजीवन और खान पान, रहन सहन थोड़ा अन्य स्टेट से हट करके है, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ मुख्य व्यवसाय है, तो लोग मैक्सिमम खेती में काम करते हैं, मेहनती होते हैं, और उद्योग भी यहाँ पर डेवलप है। इसलिए उद्योग होने के साथ यह क्षेत्र जो है भारतवर्ष का सबसे समृद्धशाली क्षेत्र माना जाता है। थैंक यू सो मच।